हेलो जी दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो आपका 10th का जो भी सिलेबस है वह स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों आज हम लोग जो सीखेंगे उसमें रासायनिक समीकरण के जो भी बारे में टॉपिक चलेगा और इनके अंतर्गत जो भी समीकरण आएंगे उन्हें हम कैसे संतुलित करेंगे। और इनसे पहले दोस्तों हमने लेक्चर एक बना रखा है और उसमें आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हो रहा है और वह किस अवस्था में जा रहा है और किस प्रकार जा रहा है। उस लेक्चर को आप देख रखेंगे तो यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग कि रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग रासायनिक समीकरण में। इससे पहले आपने पढ़ा था कि एक था रासायनिक अभिक्रिया और एक थे भौतिक अभिक्रिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वह एक प्रकार का समीकरण ही होता है। उसी समीकरण को दोस्तों हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्योंकि जो भौतिक अभिक्रिया था वह तो वातावरण में हो रहा था और जो रासायनिक अभिक्रिया है यह किसी के द्वारा करवाया जा रहा है और उसमें अभिक्रिया होता है और इस अभिक्रिया को हम लोग एक समीकरण के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी समीकरण को दोस्तों हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, तो बात करते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर ले लें एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, रासायनिक समीकरण को हम लोग किस प्रकार समझ सकते हैं। तो जैसे दोस्तों हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब ये आपस में क्रिया करेंगे ठीक तो इनके फलस्वरूप बनेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये एक प्रकार की इक्वेशन है, ठीक, समीकरण है। तो यह जो समीकरण है इस समीकरण को जिस प्रकार आप लिख सकते हैं और इनमें जो भी परमाणु हैं जिस प्रकार जुड़ करके बन रहे हैं, किसी भी उत्पाद को बना रहे हैं, तो यह इस प्रकार हम इस समीकरण को कह सकते हैं कि इसी समीकरण को रासायनिक समीकरण। क्योंकि जो भी समीकरण लिखा जाता है वह रासायनिक के विधि द्वारा ही लिखा जाता है, इसीलिए दोस्तों उसे कहा जाता है रासायनिक समीकरण। ठीक, किसी भी समीकरण को आप लिखेंगे तो वह उसका नाम होगा रासायनिक समीकरण। अब बात यह आता है कि इस रासायनिक समीकरण में किस किस चीज की आवश्यकता होती है और इसमें क्या पार्ट, किस पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी भी समीकरण को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, वह रासायनिक के अंतर्गत, केमिकल के अंतर्गत। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि इनमें पार्ट कितने होते हैं। तो दोस्तों आप जानिएगा कि जो रासायनिक समीकरण होता है इनमें दो पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है आप देख सकते हैं इस प्रकार जो एरो लगा है, इस एरो के जो भी तेल वाला साइड होता है, ठीक, पूछ वाला जो साइड होता है, इस साइड को हम लोग कहते हैं, इस साइड को हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक, क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक। अभिकारक, ठीक, इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरो लगा हुआ है। ठीक, इस एरो के जो पीछे वाले जो साइड होते हैं इन्हीं को कहते हैं अभिकारक और इसके जो हेड अर्थात सिर वाले जो भाग होते हैं इनको कहते हैं उत्पाद। ठीक, बात समझ में आया आपको कि एक बार फिर से कि यदि हम किसी समीकरण को लिख रहे हैं ठीक तो वह समीकरण कहलाएगा रासायनिक समीकरण। और उस समीकरण में दो पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है जो एरो लगा होता है, एरो का जो पिछला वाला साइड होता है इस साइड को कहते हैं हम लोग अभिकारक और इनके जो अगला वाला साइड होता है इन साइड को कहते हैं उत्पाद। ठीक, अब बात आता है कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अभिकारक वह होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, बात समझ में आपको कि अभिकारक वह कहलाते हैं जो किसी भी रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक के ही अंतर्गत जो भी क्रियाएं भाग लेंगी उन्हीं को हम लोग कहेंगे अभिकारक। क्योंकि अभिकारक का मतलब देख रहे हैं आप, नाम से ही इनके फर्क है कि अभिकारक मतलब अभी जो कार्य करने वाला, क्योंकि जो शुरू में जो है वही तो कार्य करेगा। क्योंकि जब कोई कार्य करेगा तो उसके फलस्वरूप किसी का भी उत्पाद या फिर कोई भी प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को कहते हैं अभिकारक। ठीक, बात समझ में आया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं उत्पाद।
उत्पाद क्या होता है? आप जानते हैं कि इसी के ही देखिए अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले जो भी आपके प्रोडक्ट उत्पाद होते हैं उसी को ही कहते हैं उत्पाद। मतलब जो अभिकारक के फलस्वरूप जो भी चीज बनते हैं, अभिकारक के फलस्वरूप जो भी चीज बनते हैं उसी को कहते हैं उत्पाद। ठीक, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अभिकारक के ही द्वारा बन रहा है आपका उत्पाद। यदि आपका अभिकारक ना होता तो शायद आपका उत्पाद ना बन पाता। ठीक, तो इस प्रकार आप इन्हें समझ सकते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। देखिए होते क्या है दोस्तों कि इनके अभिकारक के भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उत्पाद के भी कुछ भूमिका होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप किसी का भी मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंतर्गत आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले आप किसी ना किसी अभिकारक को लेंगे। तो दोस्तों आपने समझा किस प्रकार की अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक, तो ये हर एक चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा, क्योंकि इन्हीं का आपको इनसे जब इनके बाद आप पढ़ेंगे तो वहां पर इनकी बहुत से उपयोग हैं। तो आप कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले इनका बार बार नाम आएगा तो आप यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको यही जान लेना जरूरी है कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अभिकारक और उत्पाद में अंतर क्या है और ये किस प्रकार हम इन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों अब इनके बाद क्या होता है। ठीक, आप समझ गए हैं कि अभिकारक और उत्पाद। अब इनके बाद क्या होता है, तो देखिए अभिकारक आप कोई भी चीज ले रहे हैं, ठीक, किसी का भी आप पदार्थ ले रहे हैं तो वह आपका अभिकारक कहलाएगा। फिर उसी के द्वारा जो भी चीज आप बनाएंगे वह चीज आपका कहलाएगा उत्पाद। ठीक, बात समझ में आएगा आपको। उसके बाद अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर इनके कुछ क्या होते हैं कि इनके कुछ भौतिक अभिक्रिया भी होती है। मतलब हम इन्हें मतलब कह सकते हैं कि इनकी अवस्थाएं कैसे होती हैं कि जैसे देखिए अब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का मतलब यह कैसा होता है, मतलब इसका भौतिक अवस्था क्या होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो मैग्नीशियम है यह किस प्रकार होता है, या ठोस होता है कि गैस होता है, तो क्या लिक्विड होते हैं। तो ये चीजें आपको भी जानना जरूरी है। तो इनमें आप कैसे क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है या क्या होता है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन है इन्हें क्या कहते हैं, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग कर रहे हैं तो उसके फलस्वरूप बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो यही है उत्पाद और यही है अभिकारक। अब बात आता है दोस्तों कि इसके बाद फिर आता है कि हम लोग आप देख पा रहे हैं कि जो भी समीकरण लिखा गया है यह संतुलित नहीं है। अब बात करेंगे कि हम लोग समीकरण को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये चीज आप समझ गए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, उसके बाद इसमें उपस्थित अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। ठीक, समझ में आया आपको। अब इसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि जो कोई भी समीकरण यदि दिया है तो उस समीकरण को हम किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। इसके बाद आता है संतुलित करना। ठीक है, संतुलित करना समीकरण को हम कैसे सीखेंगे, चलिए देखिए। मान लीजिए हमने कोई भी एग्जाम्पल हम इन्हीं को ले रहे हैं, क्योंकि ये देख पा रहे हैं आप ये संतुलित नहीं है। ठीक, तो हम इन्हीं एग्जाम्पल को ले रहे हैं। एक बार फिर से देखिएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करेंगे तो कहलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ये चीजें आपको दे रखे हैं। उसके बाद पूछे जाएंगे कि इनको आप कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना क्या होता है, एक बात और, अब आप समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, आपको सीखना भी है समीकरण को संतुलित करना। लेकिन मेन चीज यह है कि हम लोग समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, यह भी जानना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रश्न ऐसे भी तो आ सकते हैं कि समीकरण को क्यों संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि आप कोई भी यदि उत्पाद ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं जितना मैग्नीशियम है उतने ऑक्सीजन है, और ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो जितने इनका मान लीजिए जितना इनका मात्रा है उतना ही मात्रा आपको उत्पाद में भी प्राप्त करना है। मतलब आप जितना मात्रा में कोई भी पदार्थ लेकर आ रहे हैं उसके फलस्वरूप जो भी पदार्थ आप बनाएंगे उतना ही वो भी रहना चाहिए। ना कि आप जो भी चीज ला रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप मान लीजिए ला रहे हैं, बना रहे हैं, वह अधिक है और जो बन रहा है उसके फलस्वरूप वह कम है, तो ऐसा आपके लिए दिक्कत होगा। तो बात यह है समीकरण को इसलिए संतुलित किया जाता है क्योंकि जितने आप अभिकारक लाते हैं उतने ही आपके पास उत्पाद भी होने चाहिए। ठीक है, तो यही है समीकरण को संतुलित करना, इसीलिए आवश्यक होता है। वरना आप अभिकारक को तो अधिक ले आए, लेकिन यदि उसके फलस्वरूप
आपका जो उत्पाद वह कम बन गया तो यह आपके लिए परेशानी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि हर एक चीज देखेंगे कि वह संतुलन की अवस्था में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ में आया कि हम लोग क्या कहते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, ये आपस में समान होने चाहिए। ठीक है, कैसे भी तर्क करके कोई भी उपाय हो, लेकिन है क्या, इन्हें संतुलित ही करना होगा, इन्हें आपस में बराबर ही करना होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि इन्हें संतुलित हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, होता क्या है कि जब कोई भी समीकरण आपको दिया जाता है, ठीक है, कोई भी समीकरण आपको दिया जाता है तो उसे हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। तो मेन चीज यह है, पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्या वह समीकरण संतुलित है या नहीं, क्योंकि मेन चीज यह है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं क्वेश्चन कि समीकरण तो संतुलित होता है लेकिन हम लोग उसे ध्यान नहीं देते कि यह संतुलित है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज करना है कि समीकरण संतुलित है या नहीं। तो बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर देखिए पहली चीज क्या है, मैग्नीशियम। जितने हमने आपसे कहा कि जितने अभिकारक उतने ही उत्पाद होने चाहिए। देखिए मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम देख रहे हैं यहाँ पर 1 है। ठीक है, क्योंकि इसके सामने कोई भी अंक नहीं है तो वह 1 माना जाता है। अब है क्या कि मैग्नीशियम 1 है, उसके बाद अभिकारक में आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम 1 है, उत्पाद में देखेंगे मैग्नीशियम कितना, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम दोनों पक्षों में क्या है, समान है। जब मैग्नीशियम समान है तो मैग्नीशियम के अलावा और भी जो भी तत्व हैं लिए हैं तो वो भी समान ही होने चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 2 है। ठीक, ऑक्सीजन कितने 2 है। अब ऑक्सीजन आपने अभिकारक में 2 लिया, अधिक ऑक्सीजन आप लिए हैं तो अब आप चाहेंगे जितना हम लिए हैं हमें उतना ही उत्पाद में भी चाहिए। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो देखेंगे उत्पाद में कितना है, उत्पाद में यहाँ पर देख रहे हैं आपके 1 है। ठीक है, 1 है। अब क्या होगा, अब इसी को आपको संतुलित करना है। जैसे अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, अब माइंड में यह आ रहा होगा कि यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। अब 2 यहाँ पर कैसे होगा, मेन चीज यह है। ठीक है, तो ये 2 कैसे होंगे, ये चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ऑक्सीजन है उतने ही, जितने अभिकारक में ऑक्सीजन है उतने ही उत्पाद में भी ऑक्सीजन होने चाहिए। जो भी तत्व है वह आपस में समान होने चाहिए, यही होता है संतुलित। और संतुलन इसी प्रकार बने रहते हैं इन्हें। तो आप कैसे समझेंगे, और ये क्वेश्चन आपको दोस्तों बहुत बार कराए जाएंगे जिसके कारण आप आसानी से समझ सकेंगे। चलिए देखिए, अब आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम देख रहे हैं दोनों पक्षों में समान है। ठीक, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, ठीक, क्योंकि 1 यदि कोई अंक नहीं है तो 1 माना जाता है। अब बात आता है ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। अब 1 से 2 कैसे हो गए, क्योंकि गुणा करना पड़ेगा। होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब जो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो करना क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे यदि हमें ऑक्सीजन को सिर्फ संतुलित करना है तो आप यदि यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2, तो कहेंगे ठीक है संतुलित हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गया। ठीक, तो लेकिन ये दोस्तों यह रूल गलत है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लिखेंगे तो इसका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका सूत्र ही बदल जाएगा, क्योंकि रूल यह नहीं कहता कि आप जिस तत्व को संतुलित कर रहे हैं तो आप उसी तत्व को ही आप क्या करें, संतुलित करें। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसे गलत माने जाते हैं। आप जब भी जैसे ऑक्सीजन को संतुलित करें तो आप यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते। जैसे मैग्नीशियम मान लीजिए यदि यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर भी आपको 2 नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं, आपको इनके सामने लिखना पड़ता है। जब भी आप संतुलित करेंगे तो इनके सामने ही रखेंगे, कोई भी तत्व होंगे। ठीक है, मैग्नीशियम आपका संतुलित है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कैसे होगा, यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, ठीक, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लाना पड़ेगा। 2 कैसे होगा, क्योंकि यदि हम यहाँ से 2 से गुणा कर दें तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक, अब बात यहाँ आ रहा है कि ऑक्सीजन आपका 2 हो गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये जान रहे हैं आप। अब होगा क्या, अब आपका मैग्नीशियम में देख रहे हैं 2 हो गया है और ऑक्सीजन में कितना हो गया है, 2 हो गया है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन आपका संतुलित हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने 2 हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए, इनसे पूरा होगा 2 हो गए। ठीक, ऑक्सीजन देख रहे हैं समान हो गए, मतलब ऑक्सीजन संतुलित हो गए। अब क्या, अब देखेंगे फिर से आप देखना पड़ेगा कि क्या सभी समीकरण संतुलित हो गए कि नहीं है। अब देखना पड़ेगा समीकरण संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नीशियम देख रहे हैं कितना, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 2 हो गया, अभी तक संतुलित था लेकिन अब असंतुलित हो गया।
अब यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 2 है। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 2 है। तो करना क्या होगा दोस्तों, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, हो गया 2। ठीक, तो या तो आपने कहाँ पर गुणा किया, इस मैग्नीशियम पर, इसीलिए तो संतुलित होगा, मैग्नीशियम भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। ठीक, तो इस प्रकार आप इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बताइएगा कि ये आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों ये चीजें आप समझ गए होंगे। और दोस्तों इन्हें अब हम लोग समझेंगे, इनसे आने वाले और क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट, या आप देख सकते हैं कि यह पार्ट 1 है। ठीक, क्योंकि भाग 1। अब हम लोग सीखेंगे भाग 2 में कि और कैसे हम लोग समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, अधिकारक उत्पाद क्या होते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार हम कर सकते हैं और भी समीकरण को संतुलित। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।